खेलते रहेंगे। दस या 15 मिनट मैंने 15 मिनट बोला होगा। हाँ, तो एक दफ़ा ना वो वाली रिकॉर्डिंग दोबारा से सुने। अगर मैंने 10 मिनट बोला है तो आपने याद करा देना है, उसका क्लिप उतना काट के या उतने को ना स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके। तो मुझे लग रहा है कि मैंने 15% बोला होगा, सेफर साइड जी। लेकिन हो सकता है अगर 10 मिनट बोल दिया है तो फिर उसको कुछ कर लेंगे। अब आपने इसका एविडेंस प्रोवाइड करना है। तो आपने चैप्टर एक सफ़े को छोड़ के तैयार किया, आप टेस्ट देने गए। टेस्ट में आपने सवाल देखे। अगर किसी ने क्वेश्चन 2 को शुरू में छेड़ दिया तो बड़ी गलत हरकत की। जब पेपर में आपको कुछ सीधे सीधे सवाल नज़र आ रहे हो तो हमेशा पहले सीधे सीधे सवाल करके अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहिए। पेचीदा सवाल पे बंदा जाता है, उलझता है और उसके बाद बाकी टेस्ट भी ना उसको उलझन देना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल में आइडियली, अनलेस कि आप बहुत ही तूफानी है राइटिंग में, अनलेस कि आपका बड़ा दिल कर रहा है कि मैं सबसे पहले सिनेरियो करूं, सवाल इस वक्त हमारे पास 3-4 सीधे सीधे से थे। यानी लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, आपको पता है ये भी सीधे सीधे से थे। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सीधे सीधे से थे। इवन ऑफर एक्सेप्टेंस के बगैर भी चल जाएगा क्योंकि किताब में उतना लिखा है, लेकिन ऑफर एक्सेप्टेंस लिख देते तो हमारे दिल में आपकी कदर थोड़ी सी और भी बढ़ जाती। खैर अगेन चूंकि किताब ने उस तरह से की है तो 3 और 4 को तो नहीं डिस्कस करने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस कानून को वो मानता है उसके मुताबिक एक बंदा कॉम्पिटेंट कब होगा? जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी को हो, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड भी रखता हो। Describe the circumstances in which a person may not be able to enter into contract despite meeting the above condition. वो मेजर भी है, साउंड पर्सन भी है। इन दो शर्तों के होने के बावजूद भी क्या कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जो उसको रोक दें? वो कौन सी है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 3 चीजें थी ना कॉम्पिटेंस की, तो 2 सवाल ने बताई और कहा कि इसके अलावा भी कुछ होता है। आप कहें क्यों नहीं होता, और वो फिर आपने बता देनी थी। कितने नंबर का सवाल था? 6। कितना लिखना था उसमें? सारा। अब 6 नंबर का सवाल है और उसमें अब आप सोचें कि नहीं मैं थोड़ा सा ये लाइन छोड़ दूं, ये एवं ज़्यादा क्यों लिखूं, इस तरह से क्या, उस तरह से क्या। अगर आपने याद किया हुआ, आपको आता है, तो सारा लिख देने में आपको 6 मिनट ही लगने हैं और थोड़ा सा कम लिखने में आपको 5.5 मिनट लगने, 5.25। तो उस टाइम पे वो 1 आध मिनट बचा के कोई खास फायदा नहीं होता। अगर आपको आता है ज़्यादा और आपको लग रहा है कि हो सकता है ज़्यादा पूछा हुआ है, तो जितनी भी उसमें बुलेट्स दिए हुए हैं वो सब के सब लिख दें। तो पेपर तो इन्हीं से पास हो जाना था। तो क्वेश्चन 2 छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्वेश्चन 2 बड़ा मजे का था। इसमें मैंने पाकिस्तान के वो सारे शहर इकट्ठे कर दिए थे जो के से शुरू होते हैं। इससे जो है ना सवाल थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता है और आप करेक्टर्स को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। मिस्टर कच्चा खूह एंड कुकर हट्टा, ये खानेवाल के करीब है, बल्कि कबीर वाला के करीब कहना जरा ज्यादा मुनासिब होगा। कच्चा खूह एंड कुकर हट्टा एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर खानेवाल एंड मिस्टर कबीर वाला। खानेवाल और कबीर वाला की मौजूदगी में 2 लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक है कच्चा खूह और एक है कुकर हट्टा। Mr. Kachaku was partly at doubt at the time of making the said contract about the mental condition of Mr. कुकर हट्टा। कच्चाकू को डाउट है कि कुकर हट्टा शायद ज़हनी तौर पे मुतवाज़न नहीं है, शायद ज़हनी तौर पे इस टाइम पे कुछ मसलों मसाइल चल रहे हैं। किसको शक है? कच्चाकू को। किस पे शक है? कुकर हट्टा। तो इसका मतलब अब कुकर हट्टा की जो मेंटल हेल्थ है ना उसकी बात हो रही है। अभी ध्यान में रखना है कि कुकर हट्टा का दिमाग का मसला। So keeping himself safe enough, he asked Mr. खानेवाल about the soundness of Mr. कुकर हट्टा। उसने खानेवाल से पूछा कि तुम कुकर हट्टा की जहनी सेहत के बारे में क्या कहते हो? मिस्टर खानेवाल assured मिस्टर कच्चाकू that nothing to be worried of। मिस्टर खानेवाल ने कच्चाकू से कहा घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं, सब ओके है। However, after a couple of days, लेकिन कुछ दिनों के बाद मिस्टर कबील वाला क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर कबील वाला ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो सही नहीं लग रहा। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एतराज़ कर दिया बाय एलिगेटिंग, इल्ज़ाम लगाते हुए कि मिस्टर कुकर हट्टा वॉज नॉट इन साउंड पोजीशन एट द टाइम ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट।
उस वक्त तो साउंड हालत में थे ही नहीं। खानेवाल कहता है वो सही था, कुकरहट्टा कहता है वो सही नहीं था। कच्चा खूह जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट है और कुकरहट्टा वो हैं जिनकी दिमागी सेहत के ऊपर बात हो रही है। सिनेरियो तो मजे का, पूछा क्या? इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लीज स्पेसिफाई दैट हु वुड बी पर्सन अमंग अबव 4 पर्सन, ऊपर के 4 बंदों में से कौन होगा वो शख्स दैट वुड बी कैरिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ इन दिस केस। ऊपर के सिनेरियो में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? यही सवाल नहीं रोका। यू मे टेक एनी नेसेसरी अजम्पशंस टू आंसर द क्वेश्चन। सवाल को आंसर करते हुए आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। अब कंफर्म करने वाले पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है या एलिगेशन करने वाले पे? पक्की बात है, ये डिपेंड करता है कि बंदा थोड़ा सा अनसाउंड है या ज़्यादा सारा अनसाउंड है। जो ज़्यादातर साउंड रहता है, कभी कभी अनसाउंड हो, तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो मशकूक बात कर रहा है। और जो ज़्यादातर अनसाउंड रहता है और कभी कभी साउंड हो, तो मशकूक बात कौन कर रहा है? जिसने कंफर्म किया। सवाल ने आपको नीचे कह दिया था जो दिल करे अजम्पशन ले लेना। अब दो तरह से आप आंसर कर सकते थे या दोनों ही तरह से आंसर कर सकते थे। आप कह देते कि यहाँ हमें ज़हनी सेहत के बारे में नहीं पता कि वो ज़्यादा ख़राब है या कम ख़राब है। अगर कम ख़राब है तो ये जवाब है और अगर ज़्यादा ख़राब है तो वो जवाब है। एक तरीका, इससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, उन्होंने कहा कोई भी अजम्पशन ले लो, तो आप एक अजम्पशन लेते और फिर टाइप 3 के सवाल की तरह उसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देते। आप कहते थे वी आर एज्यूमिंग दैट मिस्टर कुकरहट्टा इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। ये अजम्पशन ले ली। फिर नीचे बताएं लॉ ये कहता है कि जो बंदा यूजुअली साउंड माइंड का, वो अनसाउंड माइंड हो और कभी कभी साउंड माइंड हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? जो कंफर्म कर रहा है। फिर आप कहेंगे इस सिचुएशन में चूंकि मिस्टर कच्चा खूह या कुकरहट्टा, हाँ मतलब कुकरहट्टा चूंकि ज़्यादातर अनसाउंड है, तो ऐसे में मिस्टर खानेवाल जिसने कंफर्म किया है, मतलब मिस्टर कुकरहट्टा ज़्यादातर वो हैं अनसाउंड और मिस्टर खानेवाल ने कंफर्म किया है। और आखिरी जवाब देयरफॉर मिस्टर खानेवाल इज़ द पर्सन जिनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। तो चाहें तो किसी एक तरफ जाके तसल्ली से 3 स्टेप पूरे करके अपने नंबर पूरे कर लें, और चाहें तो इसमें कह देते हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो वो बंदा जिम्मेदार और वो सिचुएशन होगी तो वो। उस केस में क्या करना पड़ता है? आप पहले कहते हैं लॉ ने ये 2 बातें बताई हैं, ज़्यादा पागल और कम पागल के बारे में। इस सिचुएशन में अगर ज़्यादा पागल है तो वो वाला जवाब है और सही कम पागल है तो ये वाला जवाब। असल में उसी का ही तो मसला है, उसी पे तो बात है कि वो कह रहा है, एक बंदा कह रहा है कंफर्म कर रहा है क्या सही है, और दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है कि सही। ठीक है, ठीक है, वो बात है कि अजम्पशन आप किसी भी साइड पे जाके ले सकते हैं कि जी ये इस अजम्पशन के तहत ये जवाब है, इस अजम्पशन, क्योंकि सवाल ने आपको ओपन छोड़ दिया। या तो सवाल आपको खुद बता देता, सवाल ने नहीं बताया और आपसे कहा कि आप खेल सकते हो, तो ऐसा सवाल जो आपको खेलने का मौका दे, खूब खेलना चाहिए। असल में देखें ना, उन्होंने कहा है कि आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं, तो फिर कम से कम ये बताएं तो सही ना कि आपने अजम्पशन ली क्या है। यानी आपने तो बस कह दिया कि मिस्टर खानेवाल कसूरवार। क्यों? इसलिए कि मिस्टर कुकरहट्टा ज़्यादातर पागल रहते थे। कब? ये कहाँ बताया सवाल ने? उसने कहा आप अजम्पशन ले सकते हैं। जब सवाल का आप अजम्पशन ले सकते हैं तो फिर बताना ज़रूरी है, ब्रैकेट में बता दें बेशक कि हमने ये अजम्पशन ली है। कई दफ़ा क्या होता है सवाल में इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती और आपको खुद से भी अजम्पशन लेनी पड़ती है, तो भी आप ब्रैकेट में या नोट लिख के कुछ ना कुछ ऐसे कर दें कि एग्जामिनर को बताएं कि इस टाइम पे मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ। डन? तो ये एक क्या चीज़? जी जी हाँ, मतलब अब अगेन चूंकि आपने जब अजम्पशन के तहत पूरे सवाल को आंसर करना है तो स्टार्ट ही सवाल को करें कि इट इज़ एज्यूम कि ज़्यादातर पागल रहते हैं। अब उसी के मुताबिक लॉ बताएं, उसी की सिचुएशन डिस्कस करें, उसी का सलूशन दें। एक तरीका। और दूसरा तरीका ये कि आप दोनों चीज़ें ऊपर बता दें और कह दें अगर ऐसा हुआ तो ये जवाब और वैसा हुआ तो वो जवाब। तो ये 2 तरीके थे आंसर करने के। 2 अजम्पशन बना के भी कर सकते हैं। 6 नंबर हैं, आप खुल के खेल सकते हैं। क्या चीज़?
हाँ, असल में ये भी नहीं कंफर्म ना कि कम कम पागल है, सवाल ने आपको बताया ही नहीं। सवाल ने एक दफा भी नहीं कहा कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। सवाल ने ये कहा कि कच्चा खूह को शक है, कच्चा खूह को शक है, और उस शक को कंफर्म करने के लिए उसने खाने वाले से पूछ लिया, और कबीर वाला को यकीन है कि सही नहीं है, उसने तो इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये बेसिकली इस सिचुएशन को समझने का एक बड़ा खूबसूरत सवाल था, और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ऐड करने के लिए सारे शहर मिलते जुलते नामों के कर दिए, ताकि जो है वो आप लोग लिखते लिखते भूल जाएं कि कौन पागल था और किसने गवाही दी थी और किसने इल्ज़ाम लगाया था। तो हो सकता है आपने जवाब सही लिखा हो लेकिन शहर का नाम गलत लिखा हो। एग्जाम में इस तरह की हरकतें करते हैं। एग्जाम में कई दफ़ा एक थीम पकड़ते हैं, रिवर वाटर फॉल एंड कंपनी जो है वो डील कर रही है ओशियन लिमिटेड से, और वो बैठ के जो है वो टैप वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कई दफ़ा क्रिकेटर्स पकड़ते हैं, उनको उनके नाम डाल देते हैं, कभी कभी शहर पकड़ते हैं, कभी कभी सब्जियां पकड़ते हैं। तो वो कुछ भी मतलब कभी भी इस तरह से हो जाता है कि वो एक थीम पकड़ के और उसके ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं सारा। तो उसकी भी प्रैक्टिस हो गई हमारी कि अगर इस तरह के मिलते जुलते इतने ज़्यादा घुमनगिरियाँ ज़रा मुश्किल होंगी कि वो इतना सर्च करें कि एक ही लेटर से शुरू होने वाले सारे वो शहर जो कि करीब करीब के जोन, ये चारों शहर बड़े करीब करीब हैं एक दूसरे से, तकरीबन एक ही जोन में आते हैं। तो यही तो था, हंसा के फेल करना। याद है बीलो आसानी से फेल हो जाता है, बंदा हासा मारते मारते फेल हो जाता है। जी समझ आया? चलें अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर में आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा पढ़ा, क्या चीज? अच्छा, उसे क्या करना है? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर मैं फिर फीडबैक लेके वो करूँगा ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल फीडबैक होता है जो सब लोगों को जा रहा होता है। क्योंकि पिछला वीक जो है ना वो था टेस्टर था, मैंने तो तरीका बताया ही नहीं था। इस वीक से पहले मैंने तरीका बताया हुआ है। हाँ, तो अब इस वीक को मैं वो करूँगा ना, क्योंकि पिछले में तो मैंने खुद से ओपन छोड़ दिया था कि ठीक है अपने तौर पर तजर्बा करें। जी पिछले वीक में अगर आपने 50% को क्रॉस कर लिया है तो इसका मतलब है कि मुनासिब है, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिली हुई थी। गाइडेंस मिलने के बाद 60-70% तो होना चाहिए, मज़ा तो तब आए। और ये देखिए, ये तो टेस्ट ही कितना मज़े का है, 3 तो सीधे सीधे से सवाल है। मार्किंग कैसे होती है? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे सवाल होते हैं उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी ना भी हो। भला क्यों? आपने रटा मारा हुआ उधर, तो आपकी इंग्लिश का तो काम ही कोई नहीं है वहाँ, आपने तो किताब के जुमले उठा के छापने होते हैं। जो सिनेरियो है ना, वहाँ नंबर लूज़ होते हैं। असल में जहाँ लूज़ होते हैं नंबर वो सिनेरियो है, क्योंकि सिनेरियो में आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, लिख के नहीं बता पाते, या कई दफ़ा उनका जो अप्रोच है, या आईके अपने बताइए अप्रोच 3 स्टेप्स में तोड़ने वाली, वो कहते हैं सवाल में कानून भी बताया जाए, सिचुएशन भी डिस्कस हो, और एंड पे रिजल्ट क्या निकला वो भी बताया जाए। ठीक, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सवाल आपको मैक्सिमम नंबर देते हैं पेपर में, सबसे पहले कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग कर लें। औसतन पेपर में 35, 40, 42 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, जिस तरह के आपको ये 3 सवाल नजर आए, और उनसे आपको बड़ा हुक मिल जाता है। एमसीक्यूज और वाला सवाल करने के बाद आपको पता होता है कि मैं पास होने की बहुत करीब पहुंच गया हूँ। फिर जब आपका खौफ खत्म हो जाता है, फिर सिनेरियो को करने का मजा भी आता है। जब बंदा डर के सिनेरियो कर रहा होता है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो फिर सिनेरियो करने का भी मजा नहीं आता। तो पेपर में आइडियली आपका 1.25 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा लगे और आपने एमसीक्यूज और रटे वाले सवाल कर लिए, फिर रिमेनिंग आपके पास खुला डुला टाइम होगा। ठीक, क्या चीज? नहीं, मैं ये जो 35-40 बता रहा हूँ ना, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रटे वाले, वो एमसीक्यू को हटा के बता रहा हूँ। लेकिन एमसीक्यू मत एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा रटे वाले होंगे। एमसीक्यू दोनों तरह से आ सकते हैं। सिचुएशन देके, फॉर एग्जांपल यही वाला सवाल देके कह देते बताओ इनमें से बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, और 4 ऑप्शन होती, तो वो इस तरह से भी वैरायटियाँ हो जाती हैं। तो एमसीक्यू ज़रूरी नहीं कि आसान आए, एमसीक्यू में भी सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन एमसीक्यू में राइटिंग नहीं करनी होती। समझ आ गया तो बस एक जवाब को टिक कर देना होता है, या एक जवाब लिख देना होता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने मिस किया हो पिछले वीक का ट्यूसडे का दिन,
उस दिन हमने बड़ी थॉरो डिस्कशन की है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा सवाल करना है, बाद में हमने पेपर पे प्रेजेंट कैसे करना है, एमसीक्यूज किस तरह से लिखने हैं, बाकी किस तरह से लिखने हैं। तो अगर किसी की वो बात मिस हुई है तो वो अभी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। उस दिन हमने बड़ा तसल्ली से पूरा लेक्चर इसी डिस्कशन पे किया था। तो लास्ट वीक ट्यूसडे आपने मार्क कर लेना है। उस दिन का जो लेक्चर है अगर आपका मिस हुआ हुआ है तो वो ज़रूर देखें, वो एग्जाम अप्रोच पे। जी, आपने जो पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा एक तो ये साउंड अनसाउंड माइंड वाले मसलो मसाइल। मुझे बताइए इसमें कोई सवाल, इसमें कोई लाइन, कोई बात जो नहीं समझ आ रही? जी, अगर इस तरह का सवाल आए जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि आप अजम्पशन, मतलब एमसीक्यू में वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अजम्पशन ले लो अपनी, क्योंकि अजम्पशन लेने से तो जवाब कुछ भी फ़र्क हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता तो फिर आपने आंसर के आगे लिखना है। याद है मैंने आपसे कहा था 1 से लेके 15 तक लिखा और आगे बस लिख देना ए बी सी जो भी जवाब है। लेकिन जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं और जहां आपने कोई अजम्पशन ली है या जहां आपको चीज़ पूरी नहीं मिल रही तो फिर उसके आगे लाइन में लिखो कि मैंने यहाँ पे ये अजम्पशन ली है, डिस्क्रिप्शन, ताकि आप बता सकें कि सवाल पूरा होता तो जवाब डिफरेंट होता। जी, एमसीक्यू डिस्कस करना है, खुदा का खौफ करें, इसके तो सीधे सीधे जवाब आपको मिल जाते हैं। चलो देख लेते हैं। वैसे एमसीक्यू डिस्कस करना ना ये बड़ा मतलब है तो बच्चों वाली बात। 5वां एमसीक्यू, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ। अब आप कहेंगे सर पहला पहले क्यों नहीं किया? मैं अगर पेपर में भी जाता मैं सबसे पहले 5वां करता, भला क्यों? नहीं मतलब मैं 5वां, आप मेरा तो सुन ही नहीं ना, मेरी बात तो सुन रहे आप तो अपने। मैंने कुछ कहा, मैंने क्या कहा? मैं 1 के बजाय 5 करता, क्यों? सीधा सीधा छोटा सा लग रहा है। पेपर सेम अप्रोच, आपने पहले डायरेक्ट ही उलझन में अटैक करेंगे, हम तो तंग करने के लिए आपको उलझन तथा एमसीक्यू सबसे ऊपर सजा देंगे। हमने तो खेलना है और आपने उस खेल में जो है वो जीतना है। तो पहले तो आपने छोटा सा सवाल देखा 5वां, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज मेजर। हाँ मेजर, ठीक है। साउंड माइंड, ये भी सही लग रहा है। नॉट बीन डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही लग रहा है। सोल्यूशन में ओए होए, तो ये सोल्यूशन कंपाइल करते वक्त की शायद कोई गड़बड़ हो सकती है। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये इसका ऑल ऑफ अबव। कोई भी बंदा कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब इस तरह से। फिर इसका मतलब है कि एक दफ़ा मैं सोल्यूशन रिव्यू कर लूँ उसके, मेरा ख्याल था कि सोल्यूशन जो है वो सही, चूँकि सोल्यूशन में कई दफ़ा क्या होता है कि उधर से जहाँ से उठाया गया होता है वहाँ बुलेट्स लगी होती हैं और जहाँ पेस्ट किया जाता है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर तो बाकी भी सुन लें एक दफ़ा लगे हाथों। कंपेटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एज ऑफ पार्टी, soundness of mind of the parties, both age and soundness, intelligence of the parties, age and soundness, ये दो चीजें combined। 5वें में डी है भाजन, मेरे ख्याल में एक दफ़ा सोल्यूशन आने के बाद आपको बताया गया होगा कि नहीं 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 इसमें गड़बड़ है, फिर दोबारा से आया होगा। अगर आप दोनों ग्रुप से ही खोल रहे हैं और एक के पास जवाब डी आ रहा है जो मैंने बताया है, सही वाला डिलीट कर दिया, मुझे फख्र है अपनी टीम पे, सही वाला डिलीट कर दिया और गलत वाला रहने दिया। ठीक, तो शायद इस वजह से कंफ्यूजन, आप इस वजह से परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी, भाई की परेशानी जो है पहले ही एमसीक्यू पे खत्म हो गई, हमने 2 ही अभी डिस्कस किए थे, ये मेरा था। हाँ जी, तो आप लोग मुझे बता रहे थे कि अनसाउंड और साउंड वाली जो डिस्कशन है उसमें जो लाइन आइटम्स हैं कि मोर ऑफ साउंड, अनसाउंड, तो क्या वो होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन? जी, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला, अगेन मैंने आपको बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाला हम एहतियातन खुद ही से समझ रहे हैं, इसलिए कि अगर आई के कभी भी सवाल थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में उतारे तो हमें अंदर की गहराई भी पता हो। बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं कि साबित करने का वजन किसके ऊपर होगा, किससे पूछा जाएगा, हाँ भाई तुम बताओ तुम कह रहे थे ऐसा। तो जो बंदा ज़्यादातर ठीक रहता हो और ज़्यादातर जहनी सेहत ख़राब रहती हो और अब थोड़ी सी देर के लिए ठीक हुआ है, तो ऐसे बंदे के बारे में मशकूक बात क्या है कि वो ठीक होगा, या मशकूक बात ये है कि वो इस वक्त जहनी तवाज़ुन सही नहीं होगा? ठीक होगा। मतलब एक बंदा फर्स्ट कर 80% पागल रहता है और 20% ठीक रहता है, तो उस बंदे को देख के हर बंदा कॉमनली क्या गुमान करता होगा? पागल है।
तो उसके बारे में ये गुमान कि वो सही है, ये थोड़ी मशकूक बात है। तो अदालत उससे पूछेगी जो मशकूक बात कर रहा है, जिसने कहा ये सही था। वो कहेंगे यार ये तो पागल है, इतने सारे लोग इसे पागल कहते हैं, तुम कह रहे हो सही है, तुम साबित करो ये सही था। तो जो ज़्यादातर पागल रहता है और कभी कभी ठीक हो जाए, जो कंफर्म कर रहा है कि ये ठीक है, वो मशकूक बात कर रहा है। अब रिवर्स तरफ चलते हैं। जो ज़्यादातर ठीक रहता हो, उर्फ़े आम में एक नॉर्मल आदमी कहलाता हो, कभी कभार लस्सी ज़्यादा पी लेता हो, तो उस बंदे के बारे में जो कॉमनली ठीक रहता है, कॉमन गुमान क्या है, सही आदमी है, और मशकूक गुमान क्या है, लस्सी पी रखी है। तो जो मशकूक बात कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जिसने इल्ज़ाम लगा डाला कि ये लस्सी पी के बैठा हुआ है, उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जहन में रखना, आगे 2-3 टॉपिक्स में आएगा, उस पे होता है जो नॉर्मल बात नहीं कर रहा, अनोखी बात कर रहा है, नॉर्मल से हट के जो बात कर रहा है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। क्लियर? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से किसमें आएगा? जी, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है अगर एक बंदे का हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मतलब है कि उसको थोड़े सी देर का मसला हुआ है या थोड़ी सी देर की चीज़ भूल जाती है, और मोर ऑफा वो ठीक रहता है। इसीलिए ना कानून ने तो अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए, उन्होंने निशानियां बता दी, जो ज़्यादा पागल, जो कम पागल। जी, इसके बाद आप लोगों ने वो 4 देखे, वो 4 जिनको लॉ करना, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हमें थोड़ा सा उन्होंने ब्रेकें लगवाई हुई हैं। कौन थे वो 4? फॉरेन एम्बेसडर वगैरह। हमने आखिरी दिन उनमें से सिर्फ इंसॉल्वेंट के बारे में पढ़ा होगा। इंसॉल्वेंट वो शख्स जिसका ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट से रिलेटेड जितना किताब में लिखे उसमें कोई सवाल, ठीक है, वरना तो इंसॉल्वेंट के अंदर तो उतरना चाहें तो उसका तो पूरा लॉ है, लेकिन इंसॉल्वेंट समझ आ गया। फिर आप आए एंड पे, जहां लिखा हुआ था कि कौन कौन सी सिचुएशन जो है वो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल बना देती हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस थी? जी, हमने कहा कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही हो, कोई चीज़ कानून ने मना कर दी हुई हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी इजाज़त देने से गुमान ये हो कि कानून टूट जाएगा, कोई चीज़ ऐसी है जो किसी को इंजरी दे रही है, किसी बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी यानी एसेट्स को, और फाइनली जिसको कोर्ट कह दे कि ये ठीक नहीं है। 5 चीज़ें आपने याद की। इन 5 में कोई लाइन जो नहीं समझ आ रही, समझ के चलना है। इन 5 में कोई लाइन जो आप में से किसी को ना समझ आ रही हो, ठीक। इंजरी किसी भी किस्म की, यानी कि जहनी तकलीफ भी हो सकती है, जिस्मानी भी। आपने सुना होगा हद तक इज्जत का दावा कर देते हैं लोग, ठीक है, इसने मेरी रेपुटेशन को मुतासिर किया है, ठीक है। किसी को जहनी तकलीफ देना, जिस्मानी तकलीफ देना, या किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ, इसलिए इंजरी का मतलब है कोई भी तकलीफ, जैसे एक दूसरा बंदा ऑफेंड हो, उसको तकलीफ पहुंचे। जी, ये 5 लाइंस। फिर हमने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के किसी ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा या बहुत सारी कंसिडरेशन में से के कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा, वो दोनों लाइनें जो कुछ भी बता रही हैं वो एक ही बात बता रही हैं कि थोड़ा सा भी हिस्सा अगर कॉन्ट्रैक्ट का अनलॉफुल हुआ तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारेग है। वो 2 लाइंस आपने पढ़ी, मुझे बताएं उन 2 लाइंस में कोई कन्फ्यूजन? कई दफ़ा एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा मकसद हो सकते हैं, कई दफ़ा एक मकसद में एक से ज़्यादा कंसिडरेशंस हो सकती हैं। तो मकासद में से किसी में मसला हो या कंसिडरेशन में से किसी में मसला हो या उसके कुछ हिस्से में कोई मसला हो, अगर थोड़ा सा भी अनलॉफुल तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारेग। इन 2 लाइंस में मुझे बताइए। असल में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि कहाँ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है, तो वो 5 काफ़ी थे। लेकिन फिर भी आपने नंबर देखे, आपने लिखा और थोड़ा सा डाउट हुआ, तो एक्स्ट्रा लिख देने में कभी भी नंबर नहीं कटते। आई कैप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अक्सर बॉडीज़ में क्या होता है कि आप ज़्यादा लिख देते हैं तो माइनस में नंबर आना शुरू हो जाते हैं। जितने ले लिए वो ले लिए नंबर, उससे ऊपर मिलेंगे नहीं, लेकिन उससे ऊपर लिखने पे पीछे वाले कटेंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा भी डाउट आ जाए ना कि ये 5 नंबर का है, शायद थोड़ा सा वो आगे की 1-2 लाइनें भी चाह रहे हों, अगर जहन में डाउट आया है लिख दें। मैं आपको बताऊँ उस वक्त लिखने में आपको मिनट लगना है, तो जब डाउट आ जाए लिख दिया करें एक जुमला पेपर में बैठ के, अगर आपको याद आए, जब भी कम और ज़्यादा में डाउट हो ज़्यादा की तरफ चलें। जी, ऑल डन।
क्या चीज़ दोबारा बताइए। ऑडियो वीडियो लीक्स जिसका आप ठीक है, और उसके अलावा खबरों में जैसे अगर खबरें शायद करवा रहे हैं सही है तो ये पर्सनल इंजरी में आएगा या इमोरल? जी। अब अगेन बात ये है कि पर्सनल इंजरी की एग्जांपल भी नहीं दी और इसी तरह से इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी की भी एग्जांपल नहीं दी। लेकिन ऑडियो लीक होना पब्लिकली अच्छी बात नहीं है। क्यों? हम हर बंदा अपनी अपनी जो प्राइवेसी में बैठ के जब बात कर रहा होता है तो हर बंदे का अपना एक मयार होता है। इंसान मोस्टली मुनाफिक होते हैं। चेहरे पे जिन जिन लोगों की तारीफ कर रहे होते हैं उनको जब मौका मिले किसी के साथ बैठ के वो उसकी बुराई ज़रूर करते हैं। तो कोर्ट इसको अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी रिगार्ड करता है कि इस तरह का काम जिसमें जैसे ये ना कि ऑडियोज लीक होना शुरू हो जाए और शेयर होना शुरू हो जाए, तो इसको कोर्ट कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर देगा कि ये एक मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इससे अवामुन नास का नुकसान ज़्यादा है। यानी अगर लोगों को पता लगना शुरू हो जाए कि दूसरे लोग कैसे हैं तो फिर तो हर वक्त सिर्फ दंगा फसाद होता रहे। तो ये मुनाफिकत छुपी रहने में कौम का ज़्यादा फ़ायदा है कि सामने ना आए खुल के। तो अगेन वही बात है कि कोर्ट किसको इमोरल कहेगा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, आई कैप हमसे नहीं पूछने वाला, क्योंकि वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम बताएं कि कोर्ट किसको गलत कहता होगा। जी, ऑल क्लियर? कंसिडरेशन की तरफ आए। क्या है कंसिडरेशन? वो वजह जिसके लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। जी, कंसिडरेशन वो चीज है, वो याद है ए और बी, ए बी से क्या कहता होता था? पेट्रोल लेता था। ए बी से कहता था कि अगर मैं तुम्हें कितने रुपए दूं? 235 रुपए दूं। वो कहता होता था। अभी आजकल कितने का है? 225। चले कोई बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा आगे जाके बढ़ जाए, एवरेज निकल आए शायद। डार साहब आए तो पेट्रोल नीचे चला जाएगा। अच्छा जी, डॉलर भी ना 217 के आसपास अटकेलियां करता फिर रहा है। थोड़ा सा अठन्नी आगे हो जाता है, अठन्नी पीछे हो जाता है, तो थोड़ा सा आगे होता है तो पीटीआई वाले खुश होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाता है तो नून लीग वाले खुश होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मुल्क के लिए तो कोई भी खुश नहीं हो रहा ना, वो खुशी हो रहे हैं कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पे आके गंदा कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली पूरी कौम, एक पूरी कौम है जो दुआ मांग रही है अल्लाह करे डॉलर बड़े पाकिस्तानियों को एक दफ़ा पता लगे कि इन्होंने कितना गलत किया अपने साथ। हमारे इस वक्त ना मतलब जहनी मैच्योरिटी यहाँ पे आ गई है कि अगर हमारी पसंद का लीडर नहीं है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तबाह हो जाए सब कुछ। ये बड़ा गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर कहें कि अल्लाह करे उनके केसेस का फैसला आ जाए, अल्लाह करे कि अदालत उनके खिलाफ फैसला कर दे या कुछ और इस तरह से करके, लेकिन अल्लाह करे मेरे मुल्क पे मुसीबत आए या सैलाब आया हो और आप सोचें कि देखो अब सैलाब सही से हैंडल नहीं करेंगे ना, इन्हें जलील करेंगे अब हम, और फिर जहाँ सैलाब की हैंडलिंग बेहतर हो रही हो आप कहें नहीं यार मज़ा नहीं आया, या डॉलर का रेट नीचे गिरते हुए देख के आपको बुरा लगना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब फिर आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप सिर्फ किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों सूरतों में हमेशा ऐसा होता रहा है। नून लीग पीटीआई हमेशा एक दूसरे के साथ इस तरह से कर रहे होते हैं कि जो उनके चाहने वाले उनको सही से काम करता देखते अच्छा नहीं लग रहा होता और उनके चाहने वाले उनको सही से पसंद नहीं करते। तो पाकिस्तानी बन के सोच लेना चाहिए कभी कभी। तो बहरहाल मैंने 235 रुपये लिख दिया। हो सकता आप कह रहे हैं कि पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन मैं एवरेज रख रहा हूँ, हो सकता है कल को बढ़ जाए। तो सियासी तौर पे जो है ना वो आप ये ना कहें सर ने तो पेट्रोल का रेट गिरा दिया। 235 का 1 लीटर पेट्रोल ए ने बी से कहा है, ए ने जी क्या हुआ पेट्रोल को? अच्छा हाँ, बी गायब था, ठीक है। ए ने बी को कहा कि अगर मैं तुम्हें 235 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 1 लीटर पेट्रोल दोगे? बी ने कहा हाँ। बहुत सोच के बताना है। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? पेट्रोल जो उसके पास है। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? हमेशा याद रखना है कंसिडरेशन वो नहीं है जो मैं दे रहा हूं। कंसिडरेशन क्या है? जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो कंसिडरेशन का कोई भी रूल जब आपने पढ़ना है, देखना है, तो ये देखना है कि आप ये नहीं देखना कि आप क्या दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, आपने देखना ये है कि आपको मिल क्या रहा है। तो कंसिडरेशन वो चीज है जो एक बंदा दूसरे से चाहता है। यानी कि जब भी दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में जिस लिए एंटर हुआ है वो कंसिडरेशन है।
जो मुआवजा उसे चाहिए वो कंसिडरेशन है, जो बदला उसे चाहिए वो कंसिडरेशन है। अपने वादे के बदले के मैं 235 रुपए देने का वादा करता हूं, उसको जो वादा चाहिए वो कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन इज समथिंग जो आपको दूसरे से दरकार है। आपने कॉलेज को पैसे दिए और कॉलेज से तालीमात ले रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? तालीम। और कॉलेज के लिए तो सोचें अच्छी कंसिडरेशन किसको मिली? आपको। चेक करें, बच्चे अभी भी कह रहे हैं कॉलेज वालों को पैसे और तालीम में आपने पैसे जैसी हकीर चीज़ के लिए तालीम जैसी नायाब चीज़ को आपने उठा के जो है बेकदरा कर दिया। ठीक है, तो आप हल्की चीज़ देके आला चीज़ ले रहे हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में नफ़ा किसको हो रहा है? और सोचिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। एक आला चीज़ दे देते हैं, हकीर चीज़ ले लेते हैं। मेरे कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कॉलेज के लिए क्या है? उनको तालीम मिल रही है, लेकिन तालीम उनको अपने लिए नहीं चाहिए, किसी और के लिए चाहिए। तो इसका मतलब कॉलेज तो रह गया गंवार का गंवार। जो आ रही थी तालीम वो भी उठा के किसी और को दे दी। ठीक है, और आपसे क्या लिया? तालीम नहीं ली, आपसे पैसे ले लिए। और जो तालीम देने आ रहा था कॉलेज को, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, इनको दे दो, हमें तो पैसे चाहिए। तो कॉलेज ने पैसे कमा लिए, आपको तालीम मिल गई, मैंने तालीम दे दी, तो मेरे पास से तो तालीम चली जाएगी। यही तो मजेदार बात है, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मैं डबल फायदे में रह गया। वो हकीर पैसे वाली चीज भी पकड़ ली और एक अच्छी चीज आपको ऐसे बांटी के और बढ़ गई। तो सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा हुआ कर कि तालीम अपने पास भी रखी और उसको कॉपी पेस्ट करके आप लोगों के हवाले भी कर दिया। और वो हकीर चीज जो आपने कॉलेज के हवाले की थी, उसमें से एक हकीर सी पता नहीं किसी ने खतीर ना सुन लिया हो, हकीर सी रकम जो है उसमें से लेके हमारे पास आ गई। तो कंसिडरेशन समझ आ रही है। अब एक सवाल है, आपने कॉलेज को आज पैसे जमा कराए हैं? नहीं, आप सेशन के स्टार्ट में जमा करा देते हैं, कुछ पैसे कभी कभी बीच में भी जमा होते हैं। तो आपने अगर 1.5 महीना पहले पैसे जमा करा दिए और आपको कॉलेज ने बाद में पढ़ाया, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कॉलेज के साथ, आपकी कंसिडरेशन फ्यूचर थी। आपकी कंसिडरेशन, आपके जहन में कंसिडरेशन क्या है? जो आपको मिलना है। और आपको तालीम कब मिलनी है? फ्यूचर में। आज अगर कॉलेज आपको पढ़ा रहा है तो कॉलेज को आपसे कंसिडरेशन, कॉलेज आज आपको पढ़ा रहा है, अपने हिस्से का वादा अदा कर रहा है। कॉलेज को आपसे क्या चाहिए था? पैसे। और आपने वो पैसे कब दे दिए? पास्ट में। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉलेज के लिए कंसिडरेशन पास्ट है और आपके लिए कंसिडरेशन फ्यूचर है। और अगर आप दुकान पे जाएं और आप चीनी खरीदें और इस हाथ से चीनी उनसे लें और इस हाथ से उन्हें पैसे दें, तो ये प्रेजेंट है। तो कंसिडरेशन मौजूदा भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर। जरूरी नहीं दोनों पार्टी सेम टाइम पे एक दूसरे को कंसिडरेशन दे, हो सकता है एक पार्टी पास्ट में कंसिडरेशन दे, एक फ्यूचर में। तो आपकी कंसिडरेशन फ्यूचर है या पास्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ मिल रही है वो मिल चुकी है, मिल रही है या मिलने वाली है। बात समझ आई? अब ये जो कंसिडरेशन है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, हकीकी होनी चाहिए। ए ने बी से कहा अगर मैं तुम्हें 2,35,000 रुपए दूं तो क्या तुम चांद सितारे तोड़ के लाके दोगे? बी कहे नहीं, अगर तुम मुझे 2.5 करोड़ दे दो तो फिर मैं चांद सितारे तोड़ के लाके दे सकता हूं। क्या चांद सितारे तोड़ के लाके देना कोई हकीकी बात है? फिल्मी बात है, नॉवल बात है, अजीब सी बात है, ख्याली बात है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग रियल, हकीकत में एग्जिस्ट करती हो, मौजूद हो, प्रॉपर वो हो, ये अफसाना ना हो, ये हवाई बात ना हो, मैं तुम्हें ख्वाबों में आके डराऊंगा। ये रियल कंसिडरेशन नहीं है। अगर तुम मुझे जो है वो पेट्रोल नहीं दोगे तो, याद है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, तो रियल होनी चाहिए कंसिडरेशन। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली भी हमने बात कर ली। देन नॉट समथिंग promisor is already bound. Promisor is already bound to do. मैं क्लास से निकलूं, एक बच्चा कहे सर आप
चैप्टर 5 पढ़ाएंगे? मैं कहा हाँ मैं चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। मैं कहा पैसे? सर आप चैप्टर 5 पढ़ाएंगे? मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ाऊंगा। उसने कहा वेरी गुड। मैंने कहा हाँ भाई हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा, मुझे पैसे दो। तो कितनी गंदी बात होगी। अगर वो पैसे नहीं भी दे तो चैप्टर 5 तो उन्हें पढ़ाना है, चैप्टर 5 तो मेरी ड्यूटी है। तो चैप्टर 5 मेरे से पढ़ने का मतलब है उसको मुझे कंसिडरेशन नहीं देनी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैंने चैप्टर 5 पढ़ाना है। अगर मैं उस चीज़ के पैसे मांगूं या उस चीज़ की कंसिडरेशन मांगूं जो ऑलरेडी मेरी ड्यूटी है, तो वो गलत कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग जो प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। जो प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड टू डू है वो कंसिडरेशन नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप होटल गए, होटल जाके आपने गाड़ी रोकी और एक बंदे ने आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आपको सलूट ठोका, आप गाड़ी से बाहर निकले, मुस्कुरा के आपकी तरफ देखा, आपका दरवाज़ा बंद किया और आप अंदर जाने लगे थे कि एकदम से आपका हाथ पकड़ के कहा पैसे। लाहौर में तो फिर ऐसे होता है ना, पैसे। तो आपने फौरन से उसकी तरफ देख के कहा केड़े पैसे, आप भी लाहौरिये थे। तो क्या उसके पैसे नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है कि आने वाले मेहमानों को उसने इस्तकबाल करना है। बात समझ आई? तो जो चीज़ ऑलरेडी आपकी ड्यूटी का हिस्सा है आप उसके पैसे नहीं मांग सकते, ये कंसिडरेशन नहीं होगी। एक बंदा है आग बुझाने वाला, उसने जनाब आके आपके घर में आग लगी हुई थी, आपने कॉल की फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड वाले आए, वो बंदा आया फायर फाइटर, उसने घर की आग बुझाई, गवर्नमेंट की तरफ से आया था। और आग बुझाने के बाद आपके पास आके कहा कि देखा मैंने क्या कमाल तरीके से आग बुझाई। आपने कहा हाँ पैसे। तो आप क्या कहेंगे? केड़े पैसे? क्यों? उसने घर बचाया आपका, पैसे तो दें उसे। ऑलरेडी बाउंड टू डू, उसकी ड्यूटी है, उसको इस चीज़ के वो अलग से पैसे नहीं मांग सकता। हाँ आपने कहा कि यार वो उस घर में जो सबसे पीछे वाला कमरा है ना, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है, वहाँ आईफोन रह गया मेरा और मुझे डर है कि अंदर जाऊंगा तो छत मेरे ऊपर ना गिर जाए। तुम तो वैसे ही खतरों के खिलाड़ी हो, मुझे वो आईफोन अंदर से ला दो। अब क्या फायर फाइटर्स की ड्यूटी होती है कि वो आग बुझ जाने के बाद भी अपनी जान पे खेल के लोगों को अंदर से सामान निकाल के दें? नहीं। अब अगर आपने उसे ये कहा है और इसके वो आपसे पैसे मांगे तो वो गलत नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कंसिडरेशन इज समथिंग जो कि आपकी फरमाइश पे हो, आपकी डिजायर पे हो। जी अगेन उसकी असल में ड्यूटी ये नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी ड्यूटी बच्चे बचाना नहीं है, उसकी ड्यूटी है आग बुझाना। हाँ अगर वो पैसे मांगे तो वो हक बजाने पे है, और अगर कोई अपने बच्चे को बचाने के पैसे भी नहीं देना चाहता तो फिर तो क्या कह सकते हैं उस बंदे के बारे में? जी बच्चे की जगह उस बंदे को अंदर बैठा दें और उसको बाहर ले आएं ताकि उसे एहसास हो कि कितना। असल में पता है क्या, जब बड़ा अंदर फंसा हुआ हो तो टेंशन नहीं होती, बड़ा तो कहीं ना कहीं कोशिश करके बाहर निकल रहा होगा। जो छोटा बच्चा है वो खुद से बेचारा बहुत सारे डिसीजन नहीं ले सकेगा, हो सकता है इतना छोटा बच्चा हो कि चल भी ना सकता हो। तो अगेन ड्यूटी कंसिडरेशन में नहीं आएगी। जो चीज़ ऑलरेडी ड्यूटी है उसके अलग से आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, कंसिडरेशन ही मांगी जाएगी। कंसिडरेशन वो हो जो डिज़ायर पे हो, आपके कहने पे किसी ने वो किया हो। एक बंदा आया और आके आपसे कहा ये पकड़ें 1 लीटर पेट्रोल दें 235 रुपये। आप कहें भाई मैंने कब ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए जो आपने मुझे पकड़ा के और मेरे से पैसे मांग लिए हैं। कंसिडरेशन वो हो जो आपकी डिज़ायर पे हो, आपके कहने पे हो, आपकी ख्वाहिश पे दूसरे बंदे ने आप तक वो चीज़ पहुंचाई हो। तो कंसिडरेशन डिज़ायर पे होनी चाहिए। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकती है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो प्रोमिसेस ऑलरेडी बाउंड टू डू। और कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना भी शर्त नहीं है। एडिक्वेट का क्या मतलब होता है? एडिक्वेट मुनासिब। कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट होना शर्त नहीं है। यानी हम कहते हैं कि कंसिडरेशन 0 ना हो। ऐसा ना हो कि ए बी से कहे मैं अगर आपको 0 रुपए दूं तो क्या आप मुझे 1 लीटर पेट्रोल दे देंगे, और बी मान जाए, तो ये सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ अगर वो कहता मैं आपको 2 रुपए दूंगा
और आपसे मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए और दोनों अक्लमंद है, होशो हवास रखते हैं, कंपिटेंट पर्सन है और कोई परेशानी नहीं है और दोनों ने हैप्पीली इसको एग्री किया है, तो दिस इज अलाउड। कंसिडरेशन कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, अगर दोनों पार्टीज मान जाएं चल जाएगी, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन कुछ कमर्शियल चीज़ होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपको मुस्कुरा के देखूंगा, ये कमर्शियल चीज़ नहीं है मुस्कुरा के देखना। लेकिन एक मार्केटिंग कंपनी ने किसी को पैसे दिए कि जी आपने कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराना है, बाद में ऐड हम चला देंगे कि इन्होंने फलाना क्रीम लगाई हुई थी जिसकी वजह से इनकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत हो गई और ये क्रीम जो है वो इतने रुपए की आती है, तो उसका मुस्कुराना भी कमर्शियल हो गया। तो कंसिडरेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जी, गिफ्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गिफ्ट में वन साइडेड कंसिडरेशन है। रूल जहन में हमने रखना है, कंसिडरेशन 2 साइडेड होनी चाहिए। कंसिडरेशन दोनों तरफ से हो। अगर ए ने बी से कहा कि ये चीज़ मैं आपको दूंगा और बदले में मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फिर एक गिफ्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक कमर्शियल चीज़ को कहते हैं ना, जिसमें दो पार्टीज आमने सामने बैठ के एक दूसरे से ऐसी डील करें जिसमें दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ना कुछ मिलना हो सकता है गिफ्ट देने से आपको खुशी मिले, लेकिन खुशी की कमर्शियल वैल्यू ज़ीरो है। हम बात कर रहे हैं तिजारती कानून की, तो तिजारती कानून में दोनों तरफ से कंसिडरेशन होनी चाहिए। कम ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट होना शर्त नहीं है। अगर एक बंदा है उसको इस टाइम पैसे चाहिए और वो अपनी मोटरसाइकिल जो कि लाख रुपए की है और वो कहता है मैं 60,000 की बेच दूं, उसे फौरी पैसा चाहिए और 60 की बेच दे और दूसरा खरीद भी ले, तो कानून की नज़र में कुछ गलत नहीं हुआ। कंसिडरेशन होनी चाहिए, भले कम हो। अगर दोनों पार्टीज राजी हैं तो इट शैल बी एज्यूम कि ठीक है, फिर तो ओके है। लेकिन अगर कोई अपनी चीज़ बड़ी ही कम कंसिडरेशन पे दूसरे को दे दे तो शायद अदालत ये शक करे कि उसकी फ्री कॉन्सेंट नहीं है। याद है 5 एसेंशियल में से एक, शायद वो आज़ादी से रजामंद ना हुआ, शायद गन पॉइंट पे रजामंद हुआ हो। वो फिर हम अगले चैप्टर में जाके देख रहे होंगे कि वो उसका क्या मसला है और उसको किस तरह से देखना है। ये सारी बातें समझ आ रही हैं? इन सारी बातों को किताब पे देखने की कोशिश करते हैं कि किताब पे ये चीज़ें देखने में कितनी अच्छी लगती हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन देने की कोशिश की है। सारी चीज़ें इकट्ठी करके काम करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसको एक ही दफ़ा देख लें। कंसिडरेशन में बी एन एक्ट डूइंग समथिंग, कुछ करने को भी कंसिडरेशन कह सकते हैं। एन एब्सटिनेंस और फॉरबियरेंस, किसी से बाज रहना है। ऑफर याद है, जब एक बंदा दूसरे से कहे ये करो या ये ना करो, तो कुछ करना भी और कुछ करने से बाज रहना भी कंसिडरेशन। और ये प्रॉमिस भी हो सकता है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। ए ने प्रॉमिस किया मैं 235 रुपये दूंगा, बी ने प्रॉमिस किया कि मैं 1 लीटर पेट्रोल दूंगा, तो ये जो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस हो रहा है ये भी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, उसके कहने पे होना चाहिए, अपनी तरफ से जबरदस्ती जाके नहीं कह देना ये ले जी मेरी तरफ से आपको कंसिडरेशन आ गई। कंसिडरेशन डिजायर पे आनी चाहिए। कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन प्रोमिजी की तरफ से भी आ सकती है और किसी और बंदे की तरफ से भी आ सकती है। अजीब सी बात कर दी, आपने कॉलेज से प्रॉमिस किया, आपका कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप प्रोमिजर हैं और कॉलेज प्रोमिजी, ठीक है। आपने वादा किया कि आप पैसे देंगे और कॉलेज ने क्या वादा किया है, वो क्लासें पढ़ाएगा। क्या मिस्टर स्कैन्स आपको क्लासें पढ़ा रहा है? मिस्टर स्कैन तो आपको क्लासें नहीं पढ़ा रहा, आपको कंसिडरेशन स्कैन्स तो नहीं दे रहा, कंसिडरेशन तो एक XYZ टीचर दे रहा है। क्या आपका मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। ये अजीब सा मामला हो गया, करे कोई भरे कोई, पैसे उनको दें और तालीम हमसे ले लें। वाह, स्टूडेंट ने कॉलेज को पैसे दिए और टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया। अच्छा, मजे की बात है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। अब टीचर वो स्टूडेंट और कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। स्टूडेंट इनको पैसे दे रहा है, तो ये क्लासें पढ़ाएं,
नहीं पढ़ा रहे, थर्ड पर्सन क्लासें पढ़ा रहा है, थर्ड पर्सन जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि कंसिडरेशन आपको किसी और तरफ से भी आ सकती है। आपने कॉलेज को कंसिडरेशन दी और आपको बदले में कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन से आके मिल गई। कॉलेज ने हमें कंसिडरेशन दी और हमने बदले में कॉलेज को कंसिडरेशन वापस नहीं की, हमने वो कंसिडरेशन दे दी किसी थर्ड पर्सन को। तो मेरे कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में आप थर्ड पर्सन है, आपके कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में मैं थर्ड पर्सन हूँ। मेरा आपके साथ कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि आपको अपने हिस्से की मिलने वाली कंसिडरेशन मेरे से मिल रही है और मैं अपने हिस्से की दिए जाने वाली कंसिडरेशन आपको दे रहा हूँ। तो कंसिडरेशन का एक जुमला है, कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। जरूरी नहीं कि द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे को कंसिडरेशन दे। तो कंसिडरेशन जो है मे बी फ्रॉम प्रोमिजी, और जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन जो है वो आपको हमेशा कंसिडरेशन प्रोमिजी की तरफ से भी आ सकती है और किसी और पर्सन की तरफ। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों तरह से हो सकती है। ये बात क्लियर है? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। वो ऑलरेडी बाउंड भी नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स याद हैं सारी, पढ़ हमने सब लिया, मैं सिर्फ आपको इस पे दिखा रहा हूँ। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट illusionary. Adequacy of consideration. If consideration inadequate but consent of promisor is freely given, then it is. अगर वो कंसिडरेशन कम है लेकिन फ्री कॉन्सेंट है तो फिर ओके, लेकिन कोर्ट हो सकता है सस्पेक्ट करे, शक करे कि शायद कॉन्सेंट फ्री नहीं थी। अगर किसी ने अपनी लाख की बाइक 60,000 की दे दी है तो हो सकता है अदालत इसको मशकूक एक्टिविटी काउंट करे। लेकिन कानूनी नज़र में जो हुआ है, अगर दोनों की रजामंदी से हुआ है तो वो सही है। डेफिनेशन में उन्होंने सारी चीज़ों को उठा के एक ही जगह लिख दिया। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, जब प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिजी या कोई और शख्स हु हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग पास्ट और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिजी या कोई और बंदा जिसने कुछ किया था या कुछ कर रहा है या कुछ करेगा, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द, ये वाली चीज जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन। डन। तो अब आप लोगों ने सिर्फ ये वाली लाइंस कंसिडरेशन की पढ़ के आनी है। इसके नीचे वाला पोर्शन हम कल पढ़ते हुए अगले चैप्टर में इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे।